हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार और आज हम लोग दरोगा मुख्य परीक्षा का पेपर 2 का अभ्यास करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि रहमान सर द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा की किताब की मॉडल प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर उसका 6 है और हम लोग 1 बाय 1 अब इसका सेट लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। इसका मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग क्या करिएगा कि इसका जो है आपको मन में अगर आंसर याद होगा तो आप जो है इसका आंसर टिक कीजिएगा। फिर मैं इसका डिटेल्स पढ़ूंगा, फिर आप उससे मैच करा लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्या गलत है, कैसे मतलब हो गया, उसका सही आंसर क्या है। और अगर आंसर सही है तो उससे संबंधित अन्य ऑप्शन जो हैं उस प्रश्न से जुड़ा हुआ मैं उसके बारे में भी कुछ एक लाइन्स कलेक्शन बनाया हुआ है इसमें, तो मैं वो भी पढ़ूंगा और आप जो है उसे देखने का प्रयास करिएगा, उसे सीखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, F.W. रिक्स। चलिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं अब आंसर। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंको मेरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। और अस्वीकार किसने किया है? तो हर्बर्ट आ साइमन ने। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की? फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, याहू। आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों और आदिवासी महिलाओं को इंटरनेट के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। साथ ही इन महिलाओं को तकनीकी तौर पर रोजगार के लिए काबिल बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, अम्लीय वर्षा से। चलिए आंसर बताइए। अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोकर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यातव्य है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। विकिरण के प्रभाव से जीवों में आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है जो मैच कराने संबंधित है, या सॉरी इसे पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? प्रधान याम्योत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। तो जो सही है उसे चुनना है। सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो प्रधान याम्योत्तर गुजरती है जो है कहाँ से गुजरती है? सही आंसर यदि आपको याद है तो चलिए बताइए। चलिए इसका हिंट्स देखते हैं।
प्रधान यामोत्तर फ्रांस और अल्जीरिया से गुजरती है। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0° देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180° देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी 0° देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देश से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और चौथा अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा बुर्किना फासो, 7 नंबर टोंगा, 8 नंबर घाना एवं 9 नंबर अंटार्कटिका। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। 5 नंबर ये प्रश्न था और इसका आंसर देखते हैं। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों पर रखने पर ही निर्भर था। हमारा अगला प्रश्न 6 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी अनुसारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, सर सैयद अहमद खान, एमजी रानाडे। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश समाज के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। 7 नंबर प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? विद्याधर व्यास, नारायण राय व्यास, मंजू मेहता। तानसेन सम्मान 2019 से विद्याधर व्यास को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के समाधि पर हजीरा में अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह आयोजित किया गया। 8वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो दृष्टिभ्रम क्या है? इसमें से कौन सा है जो दृष्टिभ्रम है? तो आप बताइए। इसे मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इस 8 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आमाप, पहला कथन हुआ। दूसरा, उषा काल में सूर्य का रंग। तीसरा हुआ उषा काल में चंद्रमा का दिखना। चौथा हुआ आकाश में तारों का टिमटिमाना।
पांचवा हुआ आकाश में ध्रुव तारों का दिखना। और प्रश्न पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन से दृष्टिभ्रम हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हिंट देखते हैं। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टिभ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना दृष्टिभ्रम है। आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टिभ्रम है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे बल्कि पल पल चमकना बंद करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तारे निरंतर चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती है, अतः तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अंतरिक्ष 9 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। आंसर बताइए। चलिए हिंट, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी। 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, और चौथा है भारतीय संविधान के द्वारा। आंसर बताइए। चलिए आंसर है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान उच्चतम न्यायालय का है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का शुभारंभ 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित देशों में किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता है। दूसरा है, व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा माना जाता है, अतः कथन एक असत्य है। करेंसी नोट सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खातों को भी मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इन खातों में आहरित चेकों का उपयोग समव्यवहार के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सत्य है।
13 नंबर प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न यह कहता है, छाल बल्क पर उगने वाली कौकों को डैश कहा जाता है? शिलावासी, समलरागी, वल्कवासी और काष्ठरागी। आंसर बताइए। चलिए हिंट देखते हैं। छाल वल्क पर उगने वाली कौकों को वल्कवासी कहते हैं। चट्टानों व पहाड़ों पर उगने वाले कौकों को शिलावासी कहते हैं। पशुओं व गोबर पर उगने वाले कौकों को समलरागी कहते हैं। लकड़ी पर उगने वाले कौकों को काष्ठरागी कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा जो है गणित से है। मैं स्क्रीन पे रोकता हूँ इंटरफेस पे। चलिए अब आप इसे जो है नोट करके बनाएं, और बनाने के बाद इसका वीडियो पॉज कर दे तब तक, और जो है चलिए बनाइए, आंसर मैच कराइए। हिंट मिलता है तो, हिंट अगर लेना है तो ये हिंट रहा। चलिए नेक्स्ट बचा हुआ हिंट ये रहा। आंसर आ रहा है 2। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व, सौर विकिरण की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान। आंसर बताइए। चलिए हिंट देखते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसी द्रव का घनत्व मापन के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर नामक उपकरण से सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर उपकरण का प्रयोग सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में किया जाता है। 16 नंबर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह। चलिए आंसर है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम 1356-77 ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु मंत्र विधारण्य एवं सायन की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश का नाम संगम वंश रखा। संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम बना। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत भाषा में जाम्यवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किए थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु भाषा के स्वर्ण काल कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? प्रति व्यक्ति कर, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, निखात निधि, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय की कुल संख्या 47 था, किंतु वर्तमान समय में यह 52 हो गया है, जिसमें मुख्य चिन्ह निम्न हैं। प्रथम शिक्षा, द्वितीय जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा मापतौल, चौथा वन, पाँचवा वन्य जीव अभयारण्य, छठा परिवार नियोजन और सातवां विवाह एवं तलाक और अंतिम 8वां प्रेस आदि। तो आदि और भी हैं 8, ठीक है, 8 तक दिया गया एग्जाम्पल। राज्य सूची में हमारे मूल संविधान में विषय की संख्या 66 थी, वर्तमान में 61 है। राज्य सूची के अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेष विषय निम्न हैं: कृषि, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, जेल, कारावास, मत्स्य पालन, सिंचाई संसाधन इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न 18 नंबर है। निम्नलिखित शैलक्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धाखाड़ क्रम, टर्शियरी, गोंडवाना क्रम। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है भारत के 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से संबंध है। देश का 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान है। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है चूना, एल्यूमिना, जिप्सम या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि की जाती है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पीडन द्वारा किया गया था। सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया व आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। सीमेंट का औद्योगिक निर्माण शुष्क व आर्द्र प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्यपालिकों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था।
चौथा है कथन बरीद सूचना अधिकारी था। तो चारों कथनों में क्या सब सही है या कौन कौन सही है, आप ये बताइए। चलिए अब आंसर देखिए 21 का। अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान ए आला को नियुक्त किया गया जो आय व्यय हेतु जिम्मेदार था और खालसा जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। अतः कथन 1 सत्य है। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था, अतः कथन 2 भी सत्य है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा प्रमुख विभाग था जिसका प्रधान आला काजी या आला सदर था, अतः कथन 3 भी सही है। मुगल काल में साम्राज्य की खुफिया और सूचना के भी अधिकार थे, जिसमें खुफिया अधिकारी बरीद था और सूचना अधिकारी वाक्यान्विस था, अतः कथन 4 भी सही है, यानी कि चारों कथन सही थे। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर। सूची 1 और 2 को मिलाप करना है। सूची 1 में बिजली घर है और सूची 2 में राज्य है, यानी कि कौन जो बिजली घर है वो किस राज्य में है उसके अनुसार जो है इसका मिलाप करना है। तो 4 बिजली घरों का नाम है कोठागुदम, रायचूर, मेटूर, वनकोबरी। ठीक है, राज्य का नाम तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों से संबंधित बिजली घर है। चलिए मिलाप देखते हैं। कोठागुदम तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, वनकबोरी गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न 23 नंबर है। 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। 1987 के, 88 के, 89 के, 90 के। आंसर बताइए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। ठीक है, नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। 24 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है। सीवी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? लेसर, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश का प्रकीर्णन, ट्रांजिस्टर। सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश की किरण की वायुमंडल से होकर गुजरने लगती है तो वायुमंडल में स्थित धूल कण या जल बूंदे के द्वारा उसे विभिन्न दिशा में फैला दिया जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस प्रकार तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना कम होता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक जॉन बर्डिन, विलियम शाक्ले व वाल्टर वर्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इन्होंने 1948 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। लेजर के आविष्कारक डॉक्टर चार्ल्स टाउन्स अमेरिका के थे। लेसर विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। क्या होती है? गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव लिक्विड रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक
प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे तक दृष्टिगत होने लगते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने ब्रिटानी सेना और कनाडा की सेना पर इसका प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न 26 नंबर है, रीजनिंग का प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न है। आप इसे बनाइए, हिंट देख लीजिए, हिंट की ज़रूरत है तो। आगे बढ़ते हैं, ये भी प्रश्न हमारा मैथ से प्रश्न है, ये इसे बनाइए आप लोग। 27 नंबर, चलिए इसकी हिंट की ज़रूरत है तो ये हिंट रहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न 28 नंबर है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो एक सूची 1 में पर्यटन स्थल का नाम है, सूची 2 में उसका नाम है, तो सॉरी राज्य का नाम है। तो किस राज्य में कौन सा पर्यटन स्थल है, ये अगर आपकी जानकारी है तो इसका उत्तर दे पाइएगा। चलिए पढ़ते हैं। पर्यटन स्थल का नाम चक्राता, हफलांग, कालिम्पोंग, कुफरी। संबंधित राज्य असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसको एक जो है क्रम दे देना है। तो पर्यटन स्थल एवं उनके राज्य का विवरण जो है इस प्रकार है। चक्रात यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में स्थित है। हफलांग यह असम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले का एक कस्बा है। कालिम्पोंग यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। कफूरी यह हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2510 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न 29 नंबर है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बेंगलुरु, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो 29 का आंसर है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एनटीयू सिंगापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आईआईटी बॉम्बे को 34वां, आईआईटी दिल्ली को 43वां और आईआईटी मद्रास को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न 30 नंबर है, 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विलय के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव होगा। यह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। यह 31 दिसंबर से लागू हुआ। तो कौन सा कथन सही है? इन दो कथनों में दोनों सही है, या केवल एक या केवल दो? ठीक है, या इनमें कोई नहीं, या उपयुक्त शब्द सभी? तो चलिए इसका सही आंसर है 30 दिसंबर 2019 को दादर एवं नगर हवेली और 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद राज्यसभा में पारित हुआ। 27 नवंबर 2019 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। यह विधेयक 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है। यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल होगा। यह 26 जनवरी 2020 से लागू होगा। हमारा अगला प्रश्न 31 नंबर है, हाल ही में पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम, कोचीन, कांडला, मुंबई।
आंसर है पहला बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2019 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक के सभी 7 सदस्य देशों भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल के बंदरगाह क्षेत्र के साथ साथ व्यापार और विभिन्न जहाजरानी संघों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लिए। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गठन है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभ का उपयोग करके आम हित के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के साथ व्यापार में तेजी लाना और विकास की गति देना है। 32 सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर। चलिए आंसर दीजिए आप। चलिए आंसर देखिए। 7 दिसंबर को देश भर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इस दिवस की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के बलिदान की स्मृति में 7 दिसंबर 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आंसर बताइए। चलिए, श्रीलंका मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में घोषित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। श्रीलंका की संसद ने खेल से संबंधित अपराधों की रोकथाम से जुड़े इस बिल को पास किया। हमारा अगला प्रश्न 34 नंबर है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, पंजाब में स्थित है। यह हवाई अड्डा अमृतसर अजनाला रेड्डी पर सांसी गांव के निकट स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? धान, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन। आंसर बताइए। C4 पौधा मक्का एवं गन्ना है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू C3 पौधे के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पे स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कुछ परिवर्तन नहीं होता है? आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुछ चालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर प्रति 100 तथा 1 ओम के मध्य होती है। 1 मतलब 100, ठीक है, 1 से 100वां भाग तथा 1 ओम के मध्य होती है। परम शून्य ताप पे 0 केल्विन पर अर्धचालक को चालकता शून्य हो जाती है और वे आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। हमारा अगला प्रश्न 37 नंबर है, स्ट्रेट लाइट होते हैं, क्या होते हैं? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में
स्थापित वायु पोत। और चौथा ऑप्शन है शनि का प्राकृतिक उपग्रह। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। स्ट्रैटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार से सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रैटेलाइट सिद्धांततः एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि यह किसी कक्षा के बजाय समतापमंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डाटा संचार अधिक रूप से संपादित होता है। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर, जो कि मैथ से है। तो चलिए मैं इसे रोक देता हूँ इंटरफेस पे और आप इसे बनाइए। चलिए इसका हिंट की ज़रूरत है तो हिंट भी देख लीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न भी मैथ से है, इसे भी बनाइए। 39 नंबर हिंट की ज़रूरत है, हिंट रहा। उसी तरीके से 40 नंबर भी मैथ का है, इसे बनाइए, हिंट ये रहा। 41 नंबर प्रश्न, गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, मेसान, पॉजिट्रॉन। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना वर्ष 1966 में की गई और इसका प्रयोग सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है? तो मैथ का प्रश्न है। चलिए इसे आप बनाइए, हिंट की ज़रूरत है तो ये हिंट रहा, देख लीजिए। 42 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर, कोचीन में, पेप्सू में, बिहार में। चलिए आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन PEPSU राज्य में लागू किया गया था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। इस दौरान संसद राज्य के बजट प्रस्ताव को पारित करता है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। GDP में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर, GDP से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद सब्सिडीज जोड़कर
जीएनपी में से मूल्यह्रास भत्ते हटाकर, जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर। सही आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। चलिए आंसर देख लीजिए। जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी एमपी माइनस इंडिसेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। और अगला प्रश्न 46 नंबर, निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? रोजगार, बचत, आय, उपभोग। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव आय पर दर्शाता है। निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से अभिप्राय उस तत्व से है जिनके कारण निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन आय में वृद्धि होती है। इसे उत्पादन आय में वृद्धि तथा निवेश में वृद्धि के बीच अनुपात के रूप में माना जाता है। के बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहाँ पे के बराबर गुणक, डेल्टा वाई उत्पादन प्रति आय में परिवर्तन, डेल्टा आई बराबर निवेश में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न 47 नंबर है। व्यापार चक्र में होते हैं 5 चरण, 6 चरण, 3 चरण, 4 चरण। चलिए आंसर बताइए। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं, संकुचन, गर्त, विस्तार तथा शीर्ष, ये चारों चरण हैं। 48 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। आंसर बताइए। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय भू चंबुकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। आंसर बताइए। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्माण किया गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। माउंटबेटन के नेतृत्व में विभाजन की एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर प्रश्न है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के युग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियों गुप्त युग में और उसकी परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। किसी संयोग का वर्णन कालिदास ने सुकुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक किया गया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। 51 नंबर प्रश्न है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन
अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। हमारा अगला प्रश्न 52 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधित विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक धर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आंसर बताइए। आंसर है महात्मा बुद्ध ने उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है एवं शुद्धता से संबंधित। बुद्ध ने उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ में की। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 53 नंबर प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी? पंचाल की, कुरु की, चेदी की, अनवत्ती की। इसका आंसर है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड की पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। चेदी महाजनपदी की राजधानी शक्तिमती था। पांचाल की राजधानी अहिंछन तथा काम्पिल्य था। अवंती की राजधानी उज्जैन बहिष्मती था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 54 नंबर प्रश्न, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। वो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रुधिर संचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में किया जाता है। लोहा 59 का प्रयोग अरक्तता रोग ज्ञात करने में किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अशिक्षित था, वह कुशल प्रशासक था, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। तो सही कथन क्या है बताइए। चलिए आंसर देखिए। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय हुआ। हैदर अली पढ़ा लिखा न होने के बावजूद बहुत ही कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। उसने 1769 में अंग्रेजी फ़ौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, परंतु द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 में वह मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। 56 नंबर प्रश्न है, वेन आरक वाला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, इसे बनाने का प्रयास करिए। अगर नहीं बनता है तो चलिए इसका हिंट है। 57 नंबर प्रश्न है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित से क्या होता है? द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, धातु में तत्वांतरण हो जाता है। चलिए आंसर बताइए। आंसर है क्यूरिटी बिंदु या
क्यूरी तापमान से अधिक ऊष्मा देने पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। पदार्थ और क्यूरी तापमान: लोहा Fe 770 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट Co 1130 डिग्री सेल्सियस, निकेल Ni 358 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है 58 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापार पवन पट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा कथन है भारत में पूर्वी हिमाचल क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब इन दोनों कथनों में क्या सही है? दोनों गलत है। आप बताइए। चलिए इसका हिंट देखिए। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट्स प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, अतः कथन एक सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पर्वत पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर। जोड़ी मिलान करना है। एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ घास का मैदान है। तो केन्या में कौन सा घास का मैदान है? अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? वेनेजुएला में कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका में कौन सा है? तो ये बताना है। घास के मैदान का नाम इस प्रकार है: कैंपस, पंपास, सवाना, स्टेपीज। चलिए अब आप इसका मिलान कर चुके होंगे। इसका आंसर देखिए। उपयुक्त घास के मैदानों का सही क्रम इस प्रकार है: कैंपास जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, पंपास जो अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, सवाना पूर्वी अफ्रीका केन्या तंजानिया आदि, स्टेपीज पश्चिम रूप व मध्य एशिया यूरेशिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 60 नंबर। उस शब्द युग्म को चुने जिन्हें दो। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। अब आप लोग इसे जो है इंटरफेस पे देख के बनाइए और हिंट की ज़रूरत है तो ये हिंट रहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 61। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसे आप बनाइए और हिंट की ज़रूरत है तो ये हिंट रहा। चलिए 62 नंबर प्रश्न है। निम्न देशों में से कौन सा स्थलध देश है? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध लैंड लॉक्ड देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलरुद्ध देशों में बोलीविया एवं पराग्वे हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध देशों में अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया तथा तुर्कमेनिस्तान शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह जो है एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनें। तो अलग अलग कैसे है आप इसे समझ के टाइम दे करके तुरंत बनाएं और ये इसका हिंट है, हिंट की ज़रूरत है तो। हमारा अगला प्रश्न 64 नंबर है। निम्नलिखित किसका सुमेल नहीं है? में से मतलब निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? जैसे ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अगुलहास धारा हिंद महासागर में। तो कौन जो है मैचिंग नहीं है, यानी कि जो है धारा अलग है और महासागर का नाम अलग दिया हुआ है। तो उस तरह से आप बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। हम्बोल्ट धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है।
अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। 65 नंबर प्रश्न, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार। बहिष्कार, सविनय, अवज्ञा तथा विद्रोह, असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार। 66 इसका आंसर है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार है। और अगला प्रश्न 66 नंबर है, कुगटी वन्य पशु बिहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है कुगटी वन्य पशु बिहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। कावला वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में है। 67 नंबर प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1953, 1954, 1959, 1948। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1947, 7 अप्रैल 1946, 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना वर्ष 1945 है, जिसका मुख्यालय रोम, इटली है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ, जिसका मुख्यालय पेरिस है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। 69 नंबर प्रश्न है, अगर दर्पण को आकृति में के बाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनें। तो इसके विकल्प हुए, अब आप इसे बनाइए। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया। भारत में डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय कार्नवालिस को दिया जाता है। इन दोनों कथनों पर विचार करिए और बताइए कथन कौन सा सही है। दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है, एक है या दो है। चलिए सही आंसर इसका है 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार तार लाइन को प्रारंभ किया गया। अतः पहला कथन सही है। दूसरा कथन असत्य है। लॉर्ड डलहौजी के समय ही डाक टिकटों एवं तार लाइनों को आरंभ किया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1854 में शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच पारित किया गया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संख्या दिया गया। लॉर्ड डलहौजी कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 71 नंबर, पल्लव किनके सामंत थे? चोलों का, चालुक्यों का, सातवाहनों का, राष्ट्रकूटों का। पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहनों से सामंत थे। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में एवं बाद के संस्कृत भाषा में मिले हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। पल्लव का अंतिम शासक अपराजित हुआ। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। हमारा 72 नंबर प्रश्न है, CDMA का पूरा रूप क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कोड
डिस्कशन मल्टी एक्सेस, कोड ड्राइव मल्टी एक्सेस, कोड डिवीजन, मल्टी लैंग्वेज एक्सेस। तो सही आंसर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA का पूर्ण रूप है। ठीक है, सिम का पूर्ण रूप। अब इससे संबंधित जो है कुछ अन्य शॉर्ट नेम और उसके पूर्ण रूप है। तो सिम तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, MTNL मैनेजर टेलीफोन निगम लिमिटेड, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है 73 नंबर, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है, एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। 74 नंबर प्रश्न, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। निम्नतम आवश्यक पोषक तत्व तथा प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित है। नाइट्रोजन 1.5%, पोटेशियम 1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2%, फास्फोरस 0.2%, सल्फर 0.1%। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग, औद्योगिक मांग, कंपनी की मांग, प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। आंसर बताइए। चलिए आंसर, उत्पादन के साधनों की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, अर्थात इनकी मांग संयुक्त मांग है। साधनों की मांग व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष मांग भी है, जबकि वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है। उत्पादन के साधनों की मांग कभी भी स्वयं उनके लिए नहीं की जाती है, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में वस्तुओं की मांग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए की जाती है। हमारा अगला प्रश्न 76 है, कोडिंग वाला, रीजनिंग का प्रश्न है, इसे बनाइए आप। चलिए, इसका हिंट भी आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। चलिए, 77 रीजनिंग का ही प्रश्न है, इसका हिंट इस प्रकार है। 78 मैथ का प्रश्न है और इसका हिंट ये है। 702 आंसर है। अगला प्रश्न 79 का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्राणी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वीना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के प्रयोग से हटाना है। अब प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। 16 दिसंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 80 नंबर प्रश्न मैथ संबंधित प्रश्न है। चलिए, इसका हिंट रहा। 81 नंबर पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। ठीक है, केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड की चमोली जिले में स्थित है। 82 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मीटर, हाइड्रोमीटर का, वोल्टमीटर का, थर्मोकपल का। 82 नंबर का आंसर है थर्मोकपल। तापमान एवं ताप नियंत्रण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी किया जाता है। आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए मात्रा में किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। सर्वस एलाफस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? लंगूर, लोमड़ी, हिरण, घोड़ा।
हिरण का वैज्ञानिक नाम सर्वस एलाफस है। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिडे है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्कस कैबेलस है। लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमिनोडिया है। बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टा हिटमस है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविज अट्टाइज है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डुस है। 84 नंबर प्रश्न, एप्सम सॉल्ट का सूत्र है ZnSO4 7H2O, Na2SO4 × 10H2O, MgSO4 × 7H2O, Na2CO3 × 10H2O। चलिए आंसर बताइए। आंसर देखिए, एप्सम सॉल्ट का सूत्र MgSO4 7H2O होता है। सफ़ेद का सीरा का सूत्र ZnSO4 7H2O होता है। धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। ग्लावर साल्ट का सूत्र Na2SO4 10H2O होता है। चीता का गर्भ काल होता है 90 से 100 दिन, 112 से 115 दिन, 150 से 160 दिन, 120 से 125 दिन। आंसर बताइए। चलिए, चीता का गर्भ काल 90 से 100 दिन होता है। बकरी का गर्भ काल 145 से 150 दिन होता है। सुअरी का गर्भ काल 112 से 115 दिन होता है। बाघ का गर्भ काल 150 से 160 दिन होता है। गधा का गर्भ काल 122 से 125 होता है। गाय का गर्भ काल 280 से 290 दिन होता है। भैंस का गर्भ काल 300 से 310 दिन होता है। 86 नंबर, ककड़ी किस कुल से संबंधित है? कंपोजिटी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी। आंसर है ककड़ी कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, करेला, ककड़ी आदि आते हैं। कंपोजिटी कुल के अंतर्गत सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, गुड़हल आते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत अशोक, छुई मुई, गुलमोहर, कत्था, इमली तथा सभी दलहन फसल आते हैं। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, मिर्च, बैंगन, धतूरा, टमाटर आदि आता है। रूटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, संतरा, बेल आता है। ये रीजनिंग का प्रश्न हुआ। चलिए इसका हिंट भी देख लें। सॉरी, मैथ का प्रश्न था, मिश्रण का, ये हिंट है। और अगला प्रश्न 88 नंबर है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजराजा चोल, कनिष्का कुषाण। चलिए, सही आंसर गलत जोड़ी है बिंबिसार और गुप्त का। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार 544 BC से 492-93 BC को भारत का मगध प्रथम राजा माना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बिंबिसार के दरबार में वास्तुकार महागोविंद और चिकित्सक जीवक रहते थे। 89 नंबर प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पहली बायोसिमिलर दवा ट्रैस्टुजुमैब को मंजूरी दी है। इस दवा को किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा? मधुमेह, स्तन कैंसर, TB, ल्यूकीमिया। ठीक है, आंसर ट्रैस्टुजुमैब नाम की इस दवा को स्तन कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बायोसिमिलर दवा का उत्पादन रसायनों के बजाय जैविक स्रोतों द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर महिलाओं के लिए स्तन कैंसर के उपचार को सस्ता बनाना है।
इसके लिए ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकार की यह पहली मंजूरी प्रदान की है। 19 नंबर प्रश्न, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, भारत। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है। पहला कथन है, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरा कथन है, चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तीसरा कथन है, सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो तीनों कथनों पर विचार करके इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। वायु में जलने पर लगभग सभी धातु ऑक्साइड देती है। अधिकतर धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। अतः कथन एक गलत है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। चांदी तथा सोना अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः कथन 2 सही है। सोना जल के किसी भी रूप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अतः कथन 3 भी सही है। 92 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप इसे जो है बना लीजिए। चलिए इसका हिंट भी देख लीजिए। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों का तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दवाओं का पर्ची लिखा जाना, पेट में दर्द महसूस होना। चलिए रीजनिंग का ही प्रश्न हुआ, तो इसे आप अरेंज करिए जो है, ठीक है। चलिए इसका आंसर है ये 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सही क्रम में दिया गया है, कूट से पता करें। ठीक है, सही क्रम नीचे दिया गया है, तो कूट से जो है इसको सजाना है। पहले बाद योजना है, कब कौन कैसे आया उसके तिथि के अनुसार सजा देना है। तो देखिए, श्री गोपालाचारी योजना 1944, वेल योजना 1945, माउंटबेटन योजना 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो पहले 46 होना चाहिए ना। तो पहले 46, इसके अनुसार एक ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पहले क्या था? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। वेल योजना 1945, ठीक है, ये भी हो गया। माउंट बेटन योजना हो गया। अच्छा, तो ABDC यानी सी आंसर जो है सही आंसर है, ABDC। चलिए 95 नंबर प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। सही आंसर बताइए। बेगम समरू 1753 से 1836 के बीच ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। तो सरधना में, इसका आंसर सरधना हुआ, यानी कि सी। 96 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें क्रमांकवत व्यवस्थित कीजिए। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो घटनाक्रम के अनुसार इसे सजा देना है। दौराह का युद्ध 1531-32 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सामूगढ़ का युद्ध 1658। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। 97 खासी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ऑस्ट्रिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिजादी है। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई।
भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है। इटली में झुकी हुई मीनार स्थित है। पोर्सलन टावर चीन में स्थित है। फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में स्थित है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? ईरान, इटली, इंडोनेशिया या इजराइल? अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। इरना ईरान की समाचार एजेंसी है। अंसा इटली की समाचार एजेंसी है। इजराइल की समाचार एजेंसी इतित है। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का हम लोगों ने अध्ययन किया, या सेट लगाया ये कह सकते हैं, या टेस्ट एग्ज़ाम दिया। और ये जो कंटेंट है ये रहमान सर की मेंस वाली किताब का है। पूरा कंटेंट है जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है। तो कुछ विद्यार्थियों के पास तो यह किताब है, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं है, चूँकि फर्स्ट प्रिंट देर से आई थी और तुरंत फिर ये लॉकडाउन की परिस्थिति, तो बहुत लोगों के पास किताब नहीं पहुंचा है। तो जैसे ही ये जब मौका मिलता है तो कंटेंट तो आप जो है इस यूट्यूब के माध्यम से आप सब जो है